नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर शुरू हुई जंग आज संसद जा पहुंची और जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस मुद्दे पर संसद में हंगामा होना तय है, ठीक वैसा ही हुआ। लोकसभा में असहिष्णुता का मुद्दा कुछ इस कदर उछला कि हंगामा खूब बरपा और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर शुरू हुई जंग आज संसद जा पहुंची और जैसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस मुद्दे पर संसद में हंगामा होना तय है, ठीक हुआ भी वैसा ही। लोकसभा में असहिष्णुता का मुद्दा कुछ इस कदर उछला कि हंगामा खूब बरपा और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बहस पर आमने सामने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम। दरअसल सलीम केंद्र को ये बताना चाहते थे कि असहिष्णुता पर जो आवाजें उठ रही हैं उसकी अनदेखी ना करे सरकार, लेकिन सदन में बोलते बोलते सलीम आवेश में आ गए और उन्होंने राजनाथ सिंह पर ऐसा विवादित बम फोड़ा कि संसद के अंदर घमासान मच गया। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दवाई है, ये सेकुलरिज्म की दवाई है, ये संविधान की दवाई है। किसको इशारा कर रहे हैं? आई कैन कोट फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर 800 years। जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन के विक्ट्री के बाद गृह मंत्री जी बोले तो आपका हमें ऑडियो सुन दे रहे। सलीम के विवादित बयान के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भड़कना भी लाजमी था। गुस्साए राजनाथ ने भी सलीम के बयान का जवाब कुछ इस तरह से दिया। अध्यक्ष महोदया, मोहम्मद सलीम जी ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं आहत हूं और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय जीवन में आज जितना मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदया, जीवन में मैं कभी आहत नहीं हुआ हूं। आज जितना मैं आहत हुआ हूं और मैं समझता हूं इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सलीम के बयान पर सिर्फ राजनाथ ही नहीं, राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी काफी एग्रेसिव हुए और उन्होंने भी सलीम से बयान पर माफी मांगने की बात कही। सलीम साहब ने एक टिप्पणी की देश के गृह मंत्री के बारे में और उन्होंने एक अखबार का रेफरेंस देते हुए उस विषय को कहा। उसके बाद उन्होंने कागज को ऑथेंटिकेट किया और कहा कि यह कागज है। स्पीकर महोदया ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है और जो तथ्य रखे गए थे मोहम्मद सलीम द्वारा सर्वविदित है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने जिस प्रकार से विषय को रखा है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इस बीच में मोहम्मद सलीम साहब ने भी अध्ययन कर लिया। हमारा उनसे अभी आग्रह है कि ये विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि वो उस बयान को जब तक उस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती है, उस बयान को वापस ले दें तो हमें कोई कठिनाई है, सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से चल सकेगी। एक तरफ जहां लोकसभा में असहिष्णुता को लेकर हंगामा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिए केंद्र को कटघरे में ला खड़ा किया। सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी खामोश बने हुए हैं। क्या यही बीजेपी व केंद्र की वर्तमान सरकार का भारतीय संविधान के प्रति सही प्रतिबद्धता है? इसलिए ऐसे हालातों में दुखी होकर फिल्म जगत से जुड़े एक मुस्लिम कलाकार को फिर मजबूरी में भारत छोड़ने की बात कहनी पड़ी है और इसके लिए हमारी पार्टी देश के वर्तमान सांप्रदायिक हालातों को देखते हुए संबंधित फिल्म कलाकार को कम और बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार को ज्यादा कसूरवार मानकर चलती है। तो सुना आपने, मायावती और बीएसपी नेता के बयानों से साफ है कि आने वाले दिनों में विपक्ष का असहिष्णुता के मुद्दे पर और आक्रामक होना तय है।
ऐसे में इस सत्र में जीएसटी और भूमि अधिग्रहण बिल का सपना देख रही केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ना भी लगभग तय माना जा रहा है। चैनल 1 के लिए स्वाति ढल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संसद में कार्यवाही जैसे शुरू हुई, खास करके लोकसभा की अगर बात की जाए तो हंगामा हुआ और जम करके हंगामा हुआ। सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर और कहा कि राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि 800 साल बाद हिंदू शासक देश में आया है और उन्होंने एक मैगजीन का हवाला दिया जिसमें ये बातें छपी थी। तो उससे के जवाब में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर के कहा कि वो बहुत आहत हैं और उन्होंने कभी ये बात कही ही नहीं और पूरे संसदीय जीवन में उन्होंने इतना आहत महसूस नहीं किया खुद को जितना इस बार और आज के दिन उन्होंने किया। और उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने आहत हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि माइनॉरिटी के भी लोग ये जानते हैं कि राजनाथ सिंह ऐसी बात नहीं कह सकते और इसी के मद्देनजर खूब हंगामा हुआ जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हुआ, हालांकि वहां संविधान को लेकर के परिचर्चा जारी थी, चूंकि पहले दिन वहां कार्यवाही नहीं हुई थी श्रद्धांजलि देने के बाद, इसलिए उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन मायावती ने सीधे सीधे निशाने पर केंद्र सरकार को लिया और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की मायावती ने। ये तमाम चीजें हैं कि आखिर असहिष्णुता का मुद्दा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा और क्या असहिष्णुता का मुद्दा इतना हावी है कि हम विकास की बात करना भूल जाएं, महंगाई की बात करना भूल जाएं और जो दूसरे तमाम अहम मुद्दे हैं उस पर रोशनी डालना भूल जाएं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए अभी बैठे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनका तारुफ करा दें। सबसे पहले तारुफ कराते हैं दयाराम त्यागी का, जो कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा शांता प्रकाश जाटव हैं जो बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फिर राकेश पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार है, राकेश पांडे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश नेगी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव शर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, निष्पक्ष विश्लेषण के लिए यहां मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलते हैं राकेश पांडे के पास और ये समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि ये पत्रकार हैं तो थोड़ा सा यहां से शुरुआत कर ले, फिर उसके बाद बीजेपी नेता के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। राकेश पांडे, ये असहिष्णुता का मुद्दा जिस तरह से चल रहा है, इससे क्या ये नहीं लगता कि और दूसरे तमाम अहम मुद्दे, खास करके गरीबी, बेरोजगारी और इसके अलावा शिक्षा, अशिक्षा, इसके अलावा महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, सब पीछे छूटते जा रहे हैं और इस पे अब विराम लगना चाहिए? देखिए, ये जो असहिष्णुता का मुद्दा है, ये मुद्दा चल गया है असल में जी। इसका आरंभ कब हुआ? जब अगर आप लोग थोड़ा पीछे जाएं तो अभी तत्काल में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था भोपाल में जी, जहां पर एक बयान आया था जनरल वीके सिंह का लेखकों के बारे में कि हमने इस बार ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कि वहां पर लेखकों को नहीं बुलाया गया, तो वहां पर यह बयान दिया गया कि लेखक दारू पीते हैं इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया। तो एक लेखक वर्ग में बहुत बड़ा असंतोष वहां पे व्याप्त था। तो वो बात लेकिन वहां पर इतनी उछली नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब कुलवर्गीय कुछ लेखकों की हत्या हुई तो साहित्य अकादमी के उन लोगों ने विरोध स्वरूप पुरस्कार वापस किए, 2-3 लेखकों ने, आरंभिक अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें राजनीति कूद गई। तो उसके बाद कुछ वर्तमान बड़े मंत्रियों ने उन लेखकों के विरोध में बहुत तगड़े बयान दे दिए। तो वो क्या हुआ कि वो बात बस वहीं से बिगड़नी शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उन लेखकों के समर्थन में अन्य लेखकों ने भी सम्मान की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी। और हद तो तब हो गई जिन लेखकों ने उस समय उन सम्मान वापस करने वाले लेखकों का विरोध किया था, मनोहर राणा जैसे लोग, जिनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, वो लोग जाकर स्वामी चैनल पे भी अपना सामान वापस करने लग गए। तो मामला फिर जो है वहां से पूरे देश में असहिष्णुता का मामला पूरा एक अपना बड़े रूप ले गया, स्वरूप ले गया। उसके बाद मुझे जो लगता है, मैंने एक जगह और भी लेखकों से बात की, इसमें सरकार को यह चाहिए था कि जब एक बुद्धिजीवी वर्ग और लेखक वर्ग जब उनका विरोध कर रहा है, उसकी बात को सुनना चाहिए था। उनकी बात को सुनने की बजाय उनको इस प्रकार की, भले वो उनसे ना सहमत विचारधारा में, कोई कहने लगे वामपंथी हैं, कोई कहने लगे कि ये कांग्रेस से संबंधित है। मुझे लगता है जब आज तक, जब पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी, जिन लेखकों ने उनका लाभ लिया, आज वर्तमान में वो लेखक जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो वर्तमान में लाभ ले रहे हैं। तो मूल चरित्र में कहीं अंतर नहीं हुआ, तो फिर विरोध किस बात का है? तो मूल बात यह है, तो जो मामला ये पूरा एक वितंडावाद फैला, ये इसमें चूंकि राजनीति घुस गई और राजनीति में जिसका जैसे हित सदरा वैसा बोल रहा है, जिसकी वजह से ये बात आगे बढ़ती चली गई और
सहिष्णुता के लिए असहिष्णुता का लेवल लगा करके सहिष्णु बनाने की कोशिश की जाने लगी, ये बड़ी विडंबना है। जी जगदीश नेगी, आप क्या कहेंगे? नहीं, पांडे जी ने जो कहा कि जैसे जो घटनाएं हुई जी, और उस टाइम जब वो कुछ ही लोगों ने पहले जो सम्मान राष्ट्रपति को वापस करने की बात कही थी या हिंदी सम्मेलन में वापसी की बात कही, उन लोगों से मिलने की बात करनी चाहिए थी। ठीक है, सवाल है कि हम अगर हमें सरकार चलानी है, वो ग्रीवांसेस क्या हैं? वो एक वर्ग है, वो लिखता है, हर एक अपनी भावना होती है। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी लेखक है, पत्रकार है, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें, चाहे वो थोड़ा नहीं लेकिन 10% या 20% तो जुड़ा ही होता, कहीं उसके जो है सिद्धांतों से किसी से सहमति होती है। लेकिन वहां पर सीधे से आरोप प्रत्यारोप के वो ये भाड़े के टट्टू थे, सरकार के लिखते थे, सरकार के जो है वो करते थे, इसलिए ये सारे के सारे वो लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि गलत चीजें चले जाए। इसका मतलब क्या होगा कि बाकी जितने भी आज तक हमने ये जो बांटे हैं, पुरस्कार बांटे हैं, इसका मतलब चाटुकार लोगों को बांटे गए हैं, इसका मतलब हमारे पास विद्वानों की कमी हो गई है। परिवेश में भी थोड़ा बात करना, चूंकि संसद के सत्र पर अब वहां पर हुआ क्या कि नहीं, उसके अलावा नहीं, जब सवाल ये है कि ये जो चीजें धीरे धीरे उठी हैं, अभी जैसा सलमान जो है, जो एक्टर्स है, उसकी बात आई थी, उन्होंने आमिर खान ने अपनी घर की बात एक जो कि ये बातचीत चल रही थी कि क्या हमें देश छोड़ना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं थी वो, लेकिन उस पर कितना बड़ा विरोध हुआ। इसका मतलब अभिव्यक्ति पर हम रोक लगाने जा रहे हैं, हम अपना दर्द बताने में, और उसका सीधा तरीका होता है उससे जो है आमिर खान से सीधी बात करनी चाहिए थी, कहां पर क्या प्रॉब्लम है भाई। लेकिन सवाल है हम उस चीज को नहीं है। बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे बीजेपी की करे धरे पर पानी फेर रहे हैं, वो उल्टे सीधे बयान कर देते हैं, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ जाओ। चलिए हम राजीव शर्मा के पास चलते हैं, फिर नेताओं के पास आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म बन जाए ताकि इन लोगों से प्रतिक्रिया लें। राजीव शर्मा, क्या वाकई बीजेपी के कुछ नेता बीजेपी के किए धरे पे पानी फेर रहे हैं? नहीं, देखिए ये सभी पार्टियों में होता है, किसी भी एक पार्टी में ये चीज नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो जिस चीज को अपना शोमैनशिप होती है उसको करने के लिए कुछ इस तरीके के बयान होते हैं। लेकिन हमारे जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हम देश की इज्जत को कहां ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज हमारे देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सिर्फ, जैसे कि अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि 2-3 लोगों ने अपना वो वापस किया था अपना सम्मान, उस वापस करने के मैटर पे कि वहां पर उनको बुलाया नहीं गया, और इसलिए किसी एक उसने वो कहा कि मंत्री ने ये कह दिया कि भाई ठीक है हम ये लोग शराब पीते हैं, इसलिए तो उसके खिलाफ उनको एक्शन लेना था, उसके खिलाफ उनको लिखना था। बुद्धिजीवी वर्ग का काम ये नहीं होता कि देश में अराजकता फैला दे। बुद्धिजीवी वर्ग का काम ये होता है, जो कि मैं जहां पर समाज में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो वहां ये लगता है कि इस चीज का समाज में कोई वैल्यूएशन है नहीं, असहिष्णुता या सहिष्णुता का कोई मुद्दा नहीं है। वहां लोगों का मुद्दा है भूख, गरीबी, महंगाई, ये सब चीजों का मुद्दा है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना के पूरा किया जा रहा है, इसको सिर्फ एक ही तरफ देश को ले जाया जा रहा है कि देश की किस तरीके से बदनामी की जाए, किस तरीके से वो किया जाए। ऐसा कोई मुद्दा समाज में प्लेटफॉर्म पे नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि कहीं पर इस तरीके के दंगे हो रहे हो या किसी तरीके का आम पब्लिक कहीं पर से ये महसूस नहीं कर रही है कि हम पे कोई बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक दो पॉलिटिकल मैटर बन गया है, जिसको कि सभी बुद्धिजीवी वर्ग को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के नेताओं को खिलाफ लिखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी नेता ने बयान दिया तो ये पत्रकारों का और बुद्धिजीवी वर्ग का कार्य है कि वो उसको उनके खिलाफ लिखे, ना कि पूरे एक समाज को भ्रमित कर दें। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आएंगे फिर तब आपसे जानेंगे। शांता प्रकाश जाटा, आपने तीनों की बात सुनी, और तीनों किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, 2 पत्रकार हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा वर्तमान और थोड़ा सा अतीत में भी चले जाएं, क्योंकि अतीत से ही वर्तमान के परिवेश में दाखिल होने में थोड़ी सहूलत होती है, फिर भविष्य की नींव तैयार की जाती है। वर्तमान और अतीत को आलोचनात्मक दृष्टि से परखा जाए अब इन सब मुद्दों को लेकर के। देखिए फैजी साहब जी, पिछले कुछ महीनों में जी एक नया शब्द इजाद, मतलब शब्द पुराना है, वो चर्चा में है, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। इसका मैं लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन जो है बताई थी आपको। आजकल ये उस डेफिनेशन पर चल रहा है। असहिष्णुता का अर्थ सीधा सीधा ये अगेंस्ट मोदी, मोदी के अगेंस्ट ही बोलना, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट। और आज वह लोग
लेकिन थोड़ा सा रोकेंगे आपको। अभी जगदीश नेगी ने एक अच्छी बात कही आपके लिए कि बीजेपी के किए कराए पर कुछ लोग जो बीजेपी के ही नेता हैं वो पानी फेर रहे हैं, तो एक तरह से ये तारीफ भी हुई ना आपकी कि आपने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आपके कुछ नेता हैं जिसपे जो उस पे पानी फेर रहे हैं। फैजी साहब जी, ऐसा है, नेगी जी स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, ठीक उस तरीके से सभी वो कहते हैं ना स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्र हैं जो लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या प्रवक्ता ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बात कही गई हो, उसकी बात करेंगे अपन। क्यों, अगर कहीं पर भी सरकार को दोष दिया जा रहा है या सरकार के खिलाफ अगर इंटॉलरेंस है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कही हुई बातों को ही हमें चर्चा करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज आपने अगर संसद की कार्रवाई को देखा और सुना हो, वहां तो ज्यादा बेहतर है जी। हाँ, आज की कार्रवाई में हाँ, मीनाक्षी लेखी जी ने आज बहुत अच्छी और बेहतरीन बातें, कुछ सीधा सीधा आईना दिखाया उन लोगों को जो इंटॉलरेट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने काउ स्लैटर के ऊपर उन्होंने एक डाटा दिया। हिंदुस्तान में 2009 की स्थिति जो 2009 तक का जो स्टेटस है, उसमें उन्होंने बताया कि 21 प्रदेशों में काउ स्लैटर जो है वो प्रतिबंधित है, जिसमें 1932 से कश्मीर में प्रतिबंध है। अब अभी पीछे आपने देखा कि कश्मीर के ही एक विधायक ने गाय के मांस की नहीं, ये दूसरे एंगल में जा रहे हैं। क्यों फिर हम चले आएंगे क्या? क्यों ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? नहीं, दूसरे नहीं, एक बार नहीं, क्यों ये इंटॉलरेंस नहीं है? मैं बोलता हूं तो आप बोले तो इंटॉलरेंस, मैं अगर उस चीज का सीधा सीधा आईना दिखा रहा हूं, बोले जैसे आज राजनाथ सिंह। देखिए फैजी साहब, आपको सुनना होगा जी। एक व्यक्ति इसी महीने, एक विधायक वो गाय की पार्टी दे रहा है, और आप कह रहे हो उस बात को नहीं कहें। उस राज्य में, जिस राज्य में 1932 से प्रतिबंध है, वह संविधान जिसको हम देश को, आपके गृह राज्य मंत्री ने कहा मैं खाता हूं, अब बताइए अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रतिबंध है? ने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रतिबंध है? वहां पर आप मुझे बताएं। कहा कि आजादी होनी चाहिए खाने की। देखिए तो बताएं ना फिर। 1932 से प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने वहां पे कश्मीर में नहीं लगाया है। कश्मीर में भारतीय जनता कांग्रेस के द्वारा और उससे पहले प्रतिबंध लगा हुआ है। आप किरण रिजिजू के पास बात को लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब आप उस चीज को सुनना नहीं चाह रहे, या आप ये कहना चाह रहे हैं फैजी साहब कि देश के अंदर अराजकता पैदा हो। जिस प्रदेश के अंदर गाय काटना प्रतिबंधित है, आप उस बात को घुमा करके किसी दूसरे प्रदेश में ले जा रहे हैं। आप चाह क्या रहे? आपको निष्पक्ष होना होगा। कोई भी विधायक अपने सरकार को, अपने स्टेट के संविधान को तार तार करता है, ये क्या मतलब? ये कानून है? ये यहाँ पर क्या कानून का हम सम्मान कर रहे हैं? अगर हम बोलते हैं तो हम अराजकता कर रहे हैं, और वहां का एक विधायक, कांग्रेस का विधायक अगर वहां पर ये बीफ पार्टी दे रहा है, आप उसकी बात को, जो भी विधायक वहां पर वो दे रहा है, पार्टी दे रहा है, आप उसको संविधान तोड़ने की परमिशन दे रहे हैं। और अगर उसको कोई कुछ कह रहा है तो इंटॉलरेंस। लेकिन आपको और दूसरा एक चीज और बताएं, और दूसरा एक चीज और बताएं, उत्तर प्रदेश में जो दादरी में जो कांड हुआ वो डेफिनेटली गलत कांड था, मगर आपने उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? वहां के लॉ एंड ऑर्डर को आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? अगर कोई बात है, अगर आपकी इंटॉलरेंस है, तो आप वहां की समाजवादी पार्टी के खिलाफ इंटॉलरेंस दिखाएं ना। आप काय के लिए? अभी जैसे इन्होंने कुलबर्गी के बारे में कहा कि वहां पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं कर्नाटक में, डेफिनेटली हो रही है, मगर वहां पर सरकार किसकी है? वहां कांग्रेस की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों है ना? और दूसरा एक और बता दूं, पश्चिम बंगाल का आज उन्होंने एक हवाला दिया कि 50,000 से ज्यादा एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग मारे गए हैं, और वहीं एक मुख्यमंत्री ये क्या कहता है कि हिंदी भाषियों को बाहर निकालना। ये सब चीजों को देखना होगा। ये इंटॉलरेंस जो है, ये पर्टिकुलर एक धर्म या एक वर्ग के लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए इसको उस नजरिए से देखना होगा। दयाराम त्यागी, ये तो हमेशा होता रहा है, पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। खुद आप पे भी इल्जाम लगता रहा है कि 1984 में जो दंगा हुआ था और उसमें सैकड़ों की संख्या में सिखों की हत्या हुई थी, वो भी तो इंटॉलरेंस था। फिर आप किस बुनियाद पे ये आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज ये बता दूं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, इससे 18 महीने के शासन में जो एक नाकामी का शासन रहा है और उसका ध्यान बांटने के लिए इनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इनका जो मेरा सवाल ये संगठन थोड़ी है, था सर मैं वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ मेरा ना। सवाल तो कुछ और है सर ये जो तरह तरह के बयान देते हैं, आप जैसे कि जब भी एक गुलबर जी की बात हो रही थी, कर्नाटक में जिनके जो लेखक थे जिनकी हत्या हुई थी, श्री राम सेना जी बीच में कूद पड़ती है कि हमने 84 भी बोला है, उसको भी लेते चलेंगे सर साथ मैं में। आपको बता रहा हूँ हाँ, ना, ठीक है जी, बोले बोले। नहीं, 84 का दंगा एक अलग चीज है। अच्छा, लेकिन ये जो हत्या हुई वहाँ है लोगों जिनकी को आप नहीं नहीं, गई। नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी मैं उसकी उस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहला आप इस चीज का सवाल सुन लीजिए। ये एक अगर वो लेखक ने अगर लिखा तो उसकी हत्या कर दी जाती है और साथ में ये चेतावनी दी जाती है श्री राम सेना द्वारा कि अगर एक और वो लेखक थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसके बारे में एक अपनी श्री राम सेना का इल्जाम बीजेपी पर क्यों? सर ये सारे एक उसी का भाग तो है भारतीय कैसे? जनता पार्टी जरा का। अरे समझाएं। सर आरएसएस ले लो, विश्व हिंदू RSS परिषद ले समझ लो, में आया, लेकिन श्री राम सेना को जरा सर, समझाएं कि मैं बीजेपी ये का कह कैसे रहा हूँ, पार्ट है, आप तो शिवसेना समझाएं। सब आप सर ये सब उसी के तो एक अंग है। बताएंगे ना जैसे कैसे? अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक बात मुझे एक बार ये ले लीजिए आप, दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि पहली बात तो क्लियर करो ना साहब, ये श्री राम सेना भाजपा का अगर कहते किसी हैं। को आप जैसे अभी आपने ये राजनाथ सिंह जी का देखा, सलीम साहब ने जो बात कही, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उसका एक जवाब दिया। तो आप ये क्या मानते हैं कि जो ये असहनशीलता की जो बात हो रही है, अगर आप इस तरीके का विवादित बयान देंगे या इस तरीके का कोई कार्य करेंगे, क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? ये जो आमिर खान जी ने जो बयान दिया, ये रिएक्शन की वो एक आपके सामने है तो सही वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जब हम जहां खड़े हुए हैं, ये जो इनकी एक भाषा है, ये जो विवादित बयान है, ये उसी का एक परिणाम है। मैं आपको जो लेकिन ये संसद में जोड़ते चले, ठप हो जो रही है। इल्जाम आप पे 84 दंगे को लेकर के लग रहा है और सर ऐसे तो सर मेरी बात सुनिए ना, उसमें भी तो लोगों की जान गई, क्या वो ऐसा इशू नहीं था? उसके बारे में भी क्लियर कर दे कि ऐसा नहीं था। आपको ध्यान दिला दूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, जो 84 के दंगे हुए थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगी थी। आपको अगर ध्यान हो कि जो हुआ वो गलत हुआ, तो ये नहीं ये मैं आपको आप बड़ा पेड़ तो गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी जी ने नहीं आप लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री एक माफी मांगता है, सिख समुदाय से माफी मांगता है। ये जो आज देश के अंदर हो रहा है, 1991 तक आपने FIR क्यों नहीं करने दी? प्रधानमंत्री मोदी जी आपने तो 7 साल तक वो मामला दबा रह जाए, वो कोशिश की। 1991 तक तो आपने FIR तक नहीं होने दी 1984 की। जी ये बताएं 1984 में 1984 की घटना की FIR क्यों नहीं हुई? बड़प्पन है आप कैसी? अरे 1984 के FIR क्यों नहीं भैया? 1984 में क्यों नहीं? नजरों में कोई माफी मांगे वो भी गलत। 1984 की FIR 1984 में क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। 1984 की FIR क्यों नहीं हुई? 1984 तक आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जाहिर सी बात है, सदन की कार्यवाही चल रही है, बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं, खास करके अभी चर्चा हो रही थी कि जीएसटी बिल पास हो जाएगी, शायद इस पर कांग्रेस ने सहमति भी दिखा दी थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी आने लगा था। लेकिन इससे पहले असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई और इसी चर्चा के दौरान लेफ्ट टू वर्सेज राइट का मामला बन गया। यानी कि एक तरफ मोहम्मद सलीम जो सीपीएम नेता हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए राजनाथ सिंह पे एक मैगजीन के हवाले से, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत आहत हैं और उन्होंने अपने पूरे संसदीय जीवन में इस तरह की कभी बात ही नहीं कही है जिस तरह का उन पे आरोप लगाया जा रहा है। इसको लेकर के हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कब तक मुद्दा चलता रहेगा और दूसरे मुद्दे कब तक गौण रहेंगे। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दयाराम त्यागी अपनी बात कर रहे थे, इसलिए बेहतर ये होगा कि सीधे चलें शांता प्रकाश जाटव के पास और जानने की कोशिश करें कि जाटव जी, अब जो ये मुद्दे चल रहे हैं लोकसभा में, जो अभी हंगामा हुआ, जिस तरह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, मोहम्मद सलीम ने जिस तरह का आरोप लगाया, फिर मोहम्मद सलीम ने कहा कि नहीं मेरा व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं बनता है, एक मैगजीन में छपा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इससे आहत हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक सख्त शब्द या लाइन का कह दें इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये रूलिंग के ऊपर रूलिंग है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी परिस्थितियां नहीं वो सब लोगों से छिपी हुई नहीं है। आज जो भी कुछ हुआ, उसके बाद में हुकम सिंह जी ने भी उसके ऊपर विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है, नोटिस किया मैगजीन और मोहम्मद सलीम। अब उसमें क्या है कि दोनों पक्ष, चाहे वो पत्रकार जिसने वो इंटरव्यू किया और वो दोनों चीजें वो निकल करके आएगी और उसको भविष्य के कल तक देखना चाहिए। और जो इसके लिए 2 दिन का जो सत्र जो तय किया गया है, वो उस सत्र में ये बाकी चर्चाएं बहुत बढ़िया तरीके से आज चली। और जाहिर सी बात है, जब डायलॉग होता है, चर्चाएं होती हैं, तो कुछ नई जानकारियां भी उपलब्ध होती हैं और कुछ पुराने पर भी जो धूल होती है हटी, वो भी हटती है। तो कल तक स्थिति ठीक होंगी और ये जो आगे के जो बिल हैं, जीएसटी बिल और ये भूमि अधिग्रहण बिल और जो 28 बिल हमारे इस बार आने हैं, मुझे लगता है कि उस पर एक सकारात्मक जो है विचार बनेगा। लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, जो आज संसद में चला आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। ये मैगजीन के हवाले से जो खबर आई कि राजनाथ सिंह ने ऐसी बातें कही थी कि 800 बरस बाद हिंदू शासक आया। हालांकि राजनाथ सिंह ने खुल करके कहा, मना किया ना, जी बिल्कुल मना किया, बिल्कुल मना किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 16 नवंबर 2014 की ये मैगजीन है और अब जाके जब ये संसद में बहस की शुरुआत हुई तब राजनाथ सिंह ने इसे कंडेम किया और मना किया। इस बीच में उन्हें कंडेम नहीं करना चाहिए, उन्हें मना नहीं करना चाहिए। उनको जानकारी में आज ही आया ना। अच्छा, उससे पहले अगर जानकारी में आया होता तो डेफिनेटली बीजेपी के किसी नेता के जानकारी में जरूर आया होगा। ऐसा नहीं है ना, वो उन तक नहीं पहुंचा होगा, वो वहां पर सदन में आया, उनकी जानकारी में उसको जानकारी। भाई कितनी हजारों किताबें हैं वहां, कहाँ क्या छप रहा है, किसी को जानकारी थोड़ी है। जी राकेश पांडे क्या कहेंगे, क्या यही वजह थी कि जानकारी में नहीं थी या ऐसे ही नजरअंदाज किया कि जाने दो कोई बात नहीं? मैं तो इसे ये राजनाथ सिंह जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन राजनीति में भी होता है कि जो चीज कभी अपने हित में जा रही है उसको कभी कभी मौन भी रह जाएगा करते हैं। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी के किसी नेता ने आउटलुक पढ़ी नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा। जरूर है कि उसका राजनीतिक जो उठापटक वाल शुरू हुई। दूसरा एक जो आपने यहाँ पे अभी त्यागी से जो बात की थी 84 के दंगों की, मुझे वह थोड़ा सा उस तरफ भी जाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हमें 84 के दंगों की और गुजरात के दंगों की बात नहीं करनी चाहिए। वो दंगों की बात बिल्कुल, वो दंगों के कारण बिल्कुल अलग थे। वो दंगों के कारण असहिष्णुता नहीं थी। अगर वो इंदिरा गांधी मारी गई उसके बाद 2 दिन बाद कुछ लोगों ने फुलझड़ियां जलाई, फिर कुछ बोला, बड़ा बहुत अलग चीजें हैं सारी। वो अलग लोग नहीं मारे गए ना, मारे गए, मैं वही बता रहा हूँ। तत्काल दंगा नहीं हुआ। सुनिए, मैं पंजाब में था, मैं मेरे बचपन में मैं ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय भी मैं वही था, निजी रूप से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो दंगा एकदम नहीं फैला। दंगा इंदिरा गांधी के मरने के बाद तत्काल में दंगा नहीं हुआ। दंगा कुछ एक वर्ग ऐसा था जो कि सब लोग बहुत खुलेआम जानते हैं, जब दीपावली मनाने लग गई और फुलझड़ियां पटाखे फूटने लगे, तब कुछ मिठाइयां बंटने लगी, तब वो एक वर्ग संघर्ष हुआ। और वर्ग संघर्ष इस कदर फैला कि केवल दिल्ली में नहीं फैला, वो पटना पूरे देश में फैला। नहीं, कौन सा जिसमें नहीं, एक मिनट मैं सुन रहा हूँ, मैं टोक नहीं रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये किस संदर्भ में बात बताना, जिसमें सिख जलाए गए थे। मैं मेरी बहुत सहन, मेरे बचपन में ही बीता, मैं तो पूरा स्वयं गुरुद्वारों। हेलो भाई साहब, एक मिनट, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे ये बताएं, क्या जो सिख जिंदा जलाए गए थे दिल्ली में
आप उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं या कोई और? दंगे वही दंगे की बात हम लोग कर रहे हैं, दंगों की बात कर रहे हैं जो सिख में 84 में जो दंगे हुए, जो उसमें फैले, वो मतलब एक दिवाली थी तब? दिवाली नहीं थी, फिर खुशी मनाई गई इंदिरा गांधी के मारे जाने पर। उसके प्रतिवाद में 2 दिन बाद दंगा फैलना शुरू हुआ और पूरे देश में फैला। लेकिन उसके बाद देखिए आप, अगर लोग एक मिनट और जोड़ते रहूंगा, अगर लोग असहमत होते, देखिए अगर उसके बाद राजीव गांधी को चुनाव हुआ, आज तक की वर्तमान की लोकसभा में शायद 400 से ऊपर 450 सीटें राजीव गांधी को मिली उसके बाद, ठीक है ना। तो उसमें जनता ने कहीं कहीं कोई कांग्रेसी नहीं जीत सकता। अगर भाजपा आई है तो भाजपा कार्यकर्ताओं के वोट से नहीं मात्र जीता है। जो लोग कल कांग्रेस को वोट देते थे आज उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जनता ही सरकार बनाती है। इस समय कहीं ना कहीं एक समर्थन का वातावरण था। ऐसे आप गुजरात की बात देखिए, तो गुजरात के समय जो मुस्लिम हिंदू जो भी दंगे हुए, उसका संबंध आज की जब राजनीतिक दर्द लड़ते हैं ना आपस में, तो वो क्या करते हैं, वो बीजेपी वालों को गुजरात दंगे की याद दिलाते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस को 84 दंगों की याद दिलाते हैं। आज माहौल दूसरा है। जब लेखक मारा गया था, उस लेखक ने किसी की हत्या नहीं की थी। लेखक की विचारधारा के लेखनी से वो लोग सहमत नहीं थे। जिसकी हत्याएं की गई 2-3 लोगों की, वहां पर वर्ग नहीं, मैं वही वैचारिक, देखिए मान लीजिए कोई किसी, मैं आप लिखते हैं, आप पत्रकार हैं, कोई आदमी अगर आपकी इस चैनल से आपकी बात से सहमत ना हो, इसका ये नहीं कि वो आपकी आज हत्या कर दे। तो बोल तो यही हुआ, जब लेखकों की हत्या होने लगी, एक लेखक वर्ग निकल गया कि भाई इनकी हम हत्या का विरोध करते हैं। राकेश पांडे जी, बिल्कुल इसमें एक सवाल जोड़ लें हम। ठीक है, लेखक की हत्या हुई, एक विचारधारा निकल करके सामने आया और उसके तहत लेखक की हत्या, लेकिन बीजेपी पर यह इल्जाम क्यों? नहीं तो वो वही तो, जब दक्षिण पंथ वामपंथ की शुरू से विचारधारा में भिन्नता है, वो सभी लोग जानते हैं जो लेखक वर्ग हैं। लेकिन जो जिन संगठनों का, जिन लोगों का नाम लिया, जो बयान आने लगे, जब उन लोगों के, भले आपने स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की, लेकिन जो देश में आज माहौल है वो सारा मोदी में है। बहुत सारे लोग जो इनके मोदी मंत्री मध्य प्रदेश के, वो जिस प्रकार बयान दे रहे हैं, जिस पर अगर हम कह रहे हैं कि सबके बयानों की निंदा, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो आजम खान हो, तो चाहे आपके, मैं नाम भूल रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के वो आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो इस तरह जितने बयान हैं, चाहे किसी धर्म के विजयवर्गीय हो, इन सभी लोगों ने बहुत इस तरह का माहौल बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है, ये मुझे लगता है। आज तो बहुत अच्छी चैनल की बहस चल रही है। मैं अभी पिछली बार आया था तो एक भाजपा के नेता वो कह रहे हम, मतलब उन्होंने आपके चैनल पे कहा हम बोलने नहीं देंगे। तो मूल बात क्या है कि जो ये बात है, इस मानसिकता का जो विकास होने लगा है वो खतरनाक है। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन बात करने का सबको हक है। आप अपनी बात कहिए, और यही शायद लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि आज के समय में ये जरूरत है कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए पांडे जी ने, मैं एक जल्दी से बताऊं, फिर राजीव शर्मा के पास जाना है जी। पांडे जी ने बड़ा बात को पत्रकार की हत्या, कैलाश विजयवर्गीय का बयान और तमाम लोगों के बयान से जोड़ दिया। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, आप पत्रकार हैं, 32 से ज्यादा किताबें कांग्रेस ने प्रतिबंधित की जी, जिसमें एमओ मथाई, जिनके नाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप अच्छी तरीके से, उनकी भी किताबें प्रतिबंधित की गई। आप लोग नहीं ऐसे सहिष्णु हुए, आपने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू और उस परिवार के बारे में सब चीजें उल्लिखित हैं। बेशक से वो किताबें प्रतिबंधित तो की गई हैं, मगर उसके बावजूद वो बाजार में उपलब्ध हैं। मेरा ये कहना है, असहिष्णुता और लिखना और वो किताबों का प्रतिबंधित करना, आप पत्रकारिता, आप देखिए पत्रकारिता, आप समझ नहीं पाए, आप नहीं समझ पा रहे पांडे जी। पत्रकारिता को गला घोंट दिया और आप लोग 32 किताबों को बंद कर दिया। आप कह रहे हो पत्रकारिता का हनन नहीं है, अधिकार का हनन नहीं है। 32 किताबें कांग्रेस के शासन में प्रतिबंधित की गई है पत्रकारों की ही, उसमें लिखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो असहिष्णुता नहीं है, वो इंटॉलरेंस नहीं है। आप काहे के लिए उन किताबों को नहीं छपने दिया? उन किताबों का, उन पत्रकारों को, जिन्होंने इतनी बढ़िया किताबें लिखी, आपने प्रतिबंध कर दिया। आपने वो खोलिए ना, आने वाले वक्त में देखेंगे, मगर आपने प्रतिबंध क्यों किया? बोलते रहते और आप जो है सिर्फ जनता को गुमराह करना जानते हैं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं बोलते? क्यों आपने उस वक्त क्यों हो गया? आपकी सरकार खोल दिए, साहब क्यों नहीं? अरे आप बोलते क्यों? करें
आप उसके लिए अपने मेडल आप उसके लिए मेडल वापस नहीं कर सकते ना, नहीं करेंगे। आप लोग क्योंकि साहित्यकारों की ही किताब है, वो साहित्यकार है। आप क्यों किसी के नहीं नहीं ना 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 कैसे आप किसी को एक किताब मैंने लिखी तो बढ़िया और इसने लिखी तो आपको पता नहीं सीधा सीधा राजीव शर्मा ये बहस अब खत्म होनी चाहिए। क्या आपको अब ये नहीं लगता कि एक बार प्रधानमंत्री, बार बार यही आवाज उठती है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? अक्सर हम लोग भी डिबेट में यही बात उठाते हैं कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। एक मिनट मेरा सवाल सुन लें। तो अब ये नहीं लगता कि अब चलो अब इस मामले को खत्म करो, एक बार प्रधानमंत्री उठे हैं कहें कि बस करो, खत्म करो और किसी को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी सरकार किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, राइट का हो, किसी का भी हो, एक बार प्रधानमंत्री बोल दे मामला खत्म। लेकिन प्रधानमंत्री को बिल्कुल बोलना चाहिए और इस विषय पर बिल्कुल खुलकर बोलना चाहिए जी, किसी भी भेदभाव को छोड़कर बोलना चाहिए जी। मेरा एक सवाल है पत्रकार जी से, जो अपना पांडे जी हैं जी। पांडे जी ने कहा कि कुलवर्गी जी की हत्या होती है और पूरा एक बुद्धिजीवी वर्ग, पूरा पत्रकार समाज एकदम से वो हो जाता है। तीन होती हैं। कुलवर्गी जी की एक हत्या होती है, ठीक है, और उसके 3 हत्याएं होती हैं। लेकिन जब कश्मीर में ठीक है लाखों ब्राह्मण मार दिया जाता है, कश्मीरी पंडित मार दिया जाता है, तो किसी भी पत्रकार ने एक भी आवाज उठाई, अगर उठाई हो तो आप फिर आप वो विषय को नहीं समझ। एक जैसे वकील के मरने पे वकील हड़ताल करते हैं। मतलब आप पार्टिकुलर अपने उस पर आपको पता नहीं, अध्ययन करिए, आप टीवी बैठे अध्ययन करिए हुआ क्या था। आप टीवी आप उल्टा सीधा अध्ययन करके घुमाते हैं। जिन लेखकों के वर्ग का एक ही दिशा में देख रहा है, आपका अध्ययन देख लिया, आपका अध्ययन देख लिया, आप सिर्फ एक दिशा में चल रहे हैं। आप समाज के लिए नहीं लड़ेंगे, आप पत्रकार के लिए लड़ेंगे। ये एक दिशा में देख रहा है, ये अध्ययन कर रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग नहीं रहा, ये भी तो करेगी, आप ये भी तो करेगी, कौन नहीं है समाज में। अरे यार छोड़िए, आप सुनेंगे शांति से, आप मेरी बात शांति सुनेंगे, आप मेरी बात शांति सुनेंगे, मेरी बात ठीक है, आपका से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अपने वक्त में बोलेंगे, जल्दी से बोलें, का जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि वकील के मरने पर वकील इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर आप में और अन्य लोगों में, अगर मुस्लिम के लिए मुस्लिम, हिंदू के लिए हिंदू, सिख के लिए सिख, इसका मतलब फिर आप बुद्धिजीवी कहां रह गए? आपने बुद्धिजीवी वो होता है, बुद्धिजीवी वो होता है जो समाज में एक हत्या होती है, समाज में एक हत्या होती है। आज समाज में चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो, मास्टर हो, आप कोई भी हो, जानकारी बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत, आप घटना कर नहीं पता है, खुद स्टेटमेंट गलत है, केवल आप बैठ के नहीं, आप घटना कर नहीं पता, गलत स्टेटमेंट है। फिर तो आप इसका मतलब आप ही कभी जुड़ा हूं मैं, मैं समाज से नहीं हूं, तो जुड़े तो साहित्य को राजीव शर्मा सवाल कर लेने दिए, वो जो निष्पक्ष बातें होंगी वही कहेंगे। राजीव शर्मा, अगर चलिए ठीक है, ये असहिष्णुता का जो मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से अभी देखा आपने कि इसमें भी जो साहित्यकार हैं या जो विरोध कर रहे हैं, पूरा विरोध करने वाले ग्रुप को ले लें, जमात को ले लें, उसमें भी दो नजरिया देखा जा रहा है। नहीं, वो मैं इस तरह समझा दूं कि साहित्यकार वैसे लोग जो विरोध करके अपना साहित्य पुरस्कार लौटा रहे हैं या जो भी पुरस्कार लौटा रहे हैं, उन पे कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में खान लगा हो, कुछ लगा हो, उनको कहा जा रहा है पाकिस्तान चले जाओ।
तो विरोध के एवज में जो विरोध दिखाया जा रहा है इस तरह के शब्दों के साथ, वो कहां तक जायज है? राजीव शर्मा। फैजी जी, मैंने आपके लास्ट डिबेटों में भी आपको बताया है कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करता हूं, और मेरा एक कहना है कि अगर जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, जो लोग ऐसे बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी ये सोचना चाहिए कि केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, अगर ये चीज पूरे समाज के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? पूरे समाज के लिए विरोध होना चाहिए, ना कि एक पर्सनल अपने लिए। शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध कर रहा है तो उसमें क्या यही दिक्कत मूल है? बात थी कि जब वहां पर लेखकों के विरोध होने में कहीं बात नहीं, जगदीश नेगी, क्या ये नहीं लगता है कि अब इसको मुद्दे को खत्म किया जाए वार्ता ही के जरिए? कोई भी मामला ऐसा हो वो वार्ता के जरिए ही खत्म हो सकता है। जैसा कि राजीव शर्मा से भी हमने सवाल किया कि प्रधानमंत्री एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, और दूसरे कि जिनको एतराज है, जो एतराज करके अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि देश में असहिष्णुता है या जो भी वजह हो, उनमें जो लग रहा है उनसे एक बार बात कर ली जाए, मामला खत्म किया जाए, बहुत हुआ। जहां तक पुरस्कार वापस करने का है उनका, उन्होंने सीधा जिस एकेडमी ने उनको पुरस्कार दिए थे उन पे उन्होंने अपना विरोध जताया कि आप चुप क्यों बैठे हैं, ये जो कुछ हो रहा है आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहे, बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो जब वो चुप रही एकेडमी, जो इतना बड़ा सारा चला रही है, तो सरकार तो वहां है ही नहीं ना वहां पे, तो उन्होंने एकेडमी से विरोध अपना जताया कि आप शांत हैं, आप कुछ नहीं इसमें दखल दे रहे हैं। वो वापसी हुई। सवाल यह है कि वहां पर क्या हुआ कि जब वो वापसी होने लगी तब ये बयानबाजी शुरू हो गई, वो चाटुकार हैं, ये तो वो जो किसी का गुणगान कर करके इनको जो है दिए गए हैं पुरस्कार दिए गए, ये चीजें बड़ी है। आज की परिस्थिति ये है, मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर दादरी का कांड हुआ था यूपी में, मुलायम सिंह की उनकी सरकार समाजवादी की है और कर्नाटक में कांग्रेस की है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुप रहना वो समझ में नहीं आया था। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है? वो नहीं कह सकते इंटॉलरेंस भाई बर्दाश्त नहीं होगी या एक्स्ट्रा फोर्स वहां लगाई जाएगी? एक बात बता, जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था तो जब मनमोहन सिंह वहां पे दोषी है, आज भी ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है ना कि भाई केंद्र और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ने वहां पे जो है अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो यहां पर हम नहीं मानेंगे कि सेंटर जिम्मेवारी है कि सेंटर उन स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रखे जहां पर इस तरह की हरकतें होते हैं, इमीडिएट आवश्यक फोर्स उस सरकार को उपलब्ध कराए ताकि ये घटना ना हो। दूसरी बात, पार्लियामेंट जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट में मैं समझता हूं कि सिर्फ 2 दिन खराब करने वाली बात है, होना कुछ नहीं वहां पे। बहस ऐसे भी इसमें मतदान तो होना नहीं है ना, कुछ नहीं, वैसे भी कुछ चीज निकल के आनी नहीं है, निकल के आनी यूं नहीं है कि आप जो गलत बोल रहा है, मैं किसी भी दल का हो, पहले कांग्रेस का बेड़ा गलत कुछ नेताओं ने करा बड़बोलेपन से, जो मर्जी बोलते रहे, जो मर्जी कहते रहे। आज वही बीजेपी के नेता हर बात पे कहते इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, इनको पाकिस्तान, उससे क्या होगा? पार्टी की छवि खराब होती है। उन नेताओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैंने पिछली उसमें भी कहा था चैनल में आपको कि जब तक एक आध नेता को निकालेंगे ना, सस्पेंड नहीं करेंगे, तो ये बात सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि यहां पर हम ये कह दें, कांग्रेस क्या करती थी कि साहब उनके नेता ने बोला हम उससे अपना सहमत नहीं है, वो उनके निजी वक्तव्य हैं। पार्टी लाइन का आदमी और एक चुनाव जो माननीय सांसद अगर कुछ बोलता है उसका कुछ वजन होता है और उसको नकारा नहीं जा सकता। पार्टी को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा और नेताओं को शब्दों का चयन में थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा कहां पर है। जैसे राजनाथ सिंह जी का मामला था, वो जो मसला है, अगर इतना पुराना मसला था, जिन भी पार्टी के लोगों ने अगर कभी किसी ने पढ़ा तो उनके संज्ञान में लाना चाहिए था उसको। लेकिन सवाल है कि अब वहां पर वो नहीं करने की बात है, वहां चीजें, अब वो सुमित्रा महाजन जी वहां पे डिसीजन दे रही हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी उसके डिसीजन के ऊपर दूसरा वो ले रहे हैं। सलीम ने तो कहा आप कहां कह रहे हैं फिर वहां पर टॉलरेंस? वही आप जिस पे बहस हो रही है वो संसद में मुझे नहीं दिख रही है कि टॉलरेंस वहां पर है। जब वहां पर टॉलरेंस नहीं है तो आप समाज में कहां ढूंढ रहे हैं कि टॉलरेंस समाज में आएगी? पहले आप तो टॉलरेट हो जाओ ना, एक दूसरे को समझना, इधर से होता उधर खड़े हो जाएंगे, उधर से होंगे इधर खड़े हो जाएंगे। सवाल यह है कि हमने चुन के तुम्हें भेजा है, तुम्हारा काम है हमारे संविधान के दरवाजे के रास्ते जो हमारी दिक्कतें, हमारी समस्या हैं, हमारी जो मूलभूत समस्या है, उनके लिए आप हमारे लिए जो है वहां व्यवस्था करो, नए अध्यादेश लाओ, नए करो। लेकिन तुम तो वहां हंगामा करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो। और ये हंगामा बढ़ेगा, ये अगर सीधे सीधे विधेयक पास दिक्कतें हो जाएंगी ना, हाँ, ये दूसरी दिशा पकड़ लेगा, दिक्कतें हो जाएंगी। चूंकि मैं बता रहा हूँ, मैं आज आपको सचेत कर रहा हूँ, ये दिशा पकड़ेगा, फिर रॉबर्ट वाड्रा का केस आ जाएगा, उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री का केस आ जाएगा, क्योंकि उधेड़ पधेड़ जब होएगी उसमें ये फिर वही डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए अब चुपचाप शांति से बिलों को निकालिए। अगर आपको निकालना है भाई, जीएसटी बिल निकालना है, दूसरे बिल जो आवश्यक बिल है, बिल है। दयाराम त्यागी, कांग्रेस क्या चाहती है? अब आगे बढ़ा जाए, अब यहीं पे पूर्ण विराम लगे? मैं तो सर एक बात ये कहूंगा, मैंने शनिवार को जब यहाँ डिबेट थी तब भी यही बात कही थी कि
एक छोटी सी एक बात, देखिए आप कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब एक माहौल इतना खराब है, आज कह रहे हैं आप, मैंने ये बात शनिवार को कही थी, जब एक इतना अच्छा एक माहौल बना था, एक प्रधानमंत्री जी ने एक चाय के ऊपर हमारे जो एक्स मतलब प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया था, सोनिया जी को बुलाया था, बहुत अच्छी चाय पिलाई थी। मैंने उस टाइम भी आपको यही बात कही थी कि ये जो इतना बवंडर ये मचा हुआ है, इसको प्रधानमंत्री जी एक बार खड़े होकर सदन के अंदर एक खेद प्रकट कर दे और आगे के लिए चेतावनी दे दे, किसी वो चाहे किसी भी पार्टी का है। मैं एक खाली उनकी पार्टी के लिए नहीं कहा था, मैंने यही बात परसों शनिवार को बोली थी, मैंने कहा वो किसी भी पार्टी का है। तो ये जो आज इतना दूषित माहौल हो रहा है, जो इस तरीके का ये हो रहा है, ये इसकी नौबत नहीं है कि प्रधानमंत्री खड़े होकर के बंद करो, चाहे जिस पार्टी बंद करें, चाहे किसी भी पार्टी ने बोला है पार्टी को। लेकिन ये दुर्भाग्य है। हम एक बात करेंगे आगे बढ़ने की, हम बात ले लेते हैं कि वो कश्मीर से ब्राह्मण आए, वहां पर ये गाय का हुआ, वहां पर अरे पीछे मुड़ के जो आगे की देखो ना, थोड़ा सा जब इतना अच्छा माहौल बना, उसी माहौल को एक और अच्छा बनाया जाए। तो ये जो आज इतना टाइम खराब हो रहा है, सदन का इतना टाइम खराब हो रहा है, ये प्रधानमंत्री के एक दो शब्द जो उन्होंने इतने अच्छा भाषण दिया अभी परसों शुक्रवार को जो भाषण दिया था, बहुत बढ़िया था। एक उसी को और आगे बढ़ाते हुए एक देश हित के अंदर एक खाली एक ये अपना प्रकाश, अब मामला खत्म हो, प्रधानमंत्री मामला खत्म हो, बोलने चाहे जिस पार्टी के भी हो, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सरकार हमारी है। देखिए फैजी साहब, त्यागी जी ने जो बात कही, जाहिर सी बात है अभी 2 दिन के लिए ये विषय चुना गया है और वो उस पर चर्चा सदन में हो रही है। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में होने के कारण से ही उन्होंने तय किया उस पर चर्चा हो, समूह ने सभी लोगों ने मिलकर के तय किया और उस पर चर्चा हो भी रही है। जाहिर सी बात है 2 दिन इस पर चर्चा होगी, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ जो मन में शंकाएं और शुभाएं हैं उसके कारण से वो खत्म होंगी और आने वाले, मैंने बताया ना शुरू में, मैंने कहा कि आने वाले दिनों में, बल्कि कल शाम तक ये सब चीजें ठीक होंगी। एक लाइन का जवाब, चूंकि वक्त बिल्कुल नहीं आएंगे संक्षेप टिप्पणी के लिए आपके पास आदम त्याग आएंगे। एक बार प्रधानमंत्री बोलने क्या दिक्कत है, जरा सख्त लहजे में बोल दें। फैजी साहब, हमारे और आपके कहने से प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, जो तरीका होता है, सुनिए, मन की बात, अरे तो जो तरीका होता है उस तरीके से बोलेंगे और वो इस देश को जोड़ने के लिए 2 दिन का समय का टाइम खराब हो रहा है, इसमें महंगाई के ऊपर चर्चा कराए ना, देश में प्रधानमंत्री को ही एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो चर्चा के बाद में जो भी कुछ कहना है वो प्रधानमंत्री जी ने कहना है। वो 2 दिन की कार्रवाई जो सदन में इतना पैसा खराब होता है, पब्लिक का पैसा खराब होता है, वो टाइम ना खराब करके महंगाई पे चर्चा कराए, जो महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, वो है ना देश हित के लिए काम हो रहा है। हर एक विषय पर चर्चा होती है और होना चाहिए के लिए कि 2 दिन इसका टाइम खराब कर दो, मतलब है, और ये कोई इशू भी नहीं है। याद होगा लास्ट टाइम में मैंने एक कहा था कि महंगाई और जीएसटी बिल सेम है, दोनों का एक ही वो नोटिस दिया जीएसटी बिल। इसलिए क्या है कि इस पे ये लोग चर्चा न करके सदन का समय खराब कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। उन्होंने दोनों ने, अगर महंगाई पे चर्चा होती तो जीएसटी बिल पास होता, जीएसटी बिल पास होता तो फैजी साहब, मैं तो आपको सीधे, फैजी साहब मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, बाद में आया है, मैं तो शुक्रवार को ये बात कही थी। फैजी साहब मैं तो कहीं भी इंटॉलरेंस नहीं है। चलिए फैजी साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो आज ये जो बहस हो रही है ना, इस बहस के लिए कांग्रेस ने ही नोटिस किया है। नहीं, अरे सर मैं और अब ये दयानंद जी को यही नहीं पता, इनके कहने पर ये बहस हो रही है। चलिए, इसलिए इनके कहने पर मुझे मालूम है नोटिस दिया है। 30 सेकंड का राकेश पांडे, 30 सेकंड से ज्यादा। चर्चा बहुत आवश्यक थी आज के समय में, वर्तमान परिस्थितियों में, जिस समाज का जो में हम रह रहे हैं, अगर हम उसमें चर्चा नहीं करेंगे, जो जिसके लिए रोज दिन पर दिन अखबारों में रोज घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है भविष्य के लिए इस प्रकार की चर्चा के बाद एक हमें निष्कर्ष पहुंचना होगा। और जैसे आमिर खान का केस है या दूसरों केस हैं, इन पर उनको बुलाकर संवाद कायम करना होगा सरकार को। अगर कोई बात कहता है तो उसको केवल नकारा न जाए, सुना जाए, सरकार का कर्तव्य है और सुनना भी चाहिए। जी जगदीश ने एकदम 30 सेकंड में। बहस का सीधा मतलब ये होता है अपना वार्तालाप, एक दूसरे के विचारों का
ग्रहण करना, उसको समझना और उसमें क्या डिसीजन निकालना वो पार्लियामेंट को निकालना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बाहर हैं तो कल राजनाथ सिंह जी उसका समापन करेंगे। चलिए, और वो उम्मीद है कि वो उसका सही बिल्कुल, और जनता भी यही उम्मीद कर रही है कि अब इन सब चीजों से आगे बढ़ा जाए और देश में अमन और शांति कायम हो और महंगाई जो असल मुद्दा है, बेरोजगारी जो असल मुद्दा है, इसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उस पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलजुल करके बैठना होगा, आगे बढ़ना होगा, कदम बढ़ाना होगा, तभी देश हित में आगे बढ़ने की कवायद शुरू हो सकती है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हैं, संसद की तरफ हम भी देख रहे हैं क्योंकि हम भी एक आम नागरिक हैं कि सब कुछ वहां अच्छा यानी कि हरा भरा दिखाई दे और बेहतर रिजल्ट वहां से आए। न्यूज़ लाइन में बस इतना ही। नमस्कार।